हेलो माय डियर बच्चास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेंटर्स 10। आज हम अपने साइंस क्लास 8 चैप्टर 2 का पार्ट 2 बना रहे हैं। इस पार्ट 2 में हमने जो जो टॉपिक्स रह गए हैं वो कवर करने हैं। हमारा आधे से आधा चैप्टर हो चुका है, 60% हो चुका है, 40% रह गया है। और जिसने वो 60% वाली वीडियो देखी है यानी पार्ट 1 देखा है इस चैप्टर का, उसको ये वाला बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी जल्दी समझ आ जाएगा। तो पहले हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं, पर फिर भी जिसने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है वो फटाफट से पार्ट 1 देख कर आओ। आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के, और मेरे यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फटाफट से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि लिविंग क्या होते हैं, राइट जिसमें मैंने आपको बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हम आते हैं, है ना, एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और हमने कहा था कुछ और भी होते हैं ऑर्गेनिजम्स जो हम अपनी नेकेड आई से या अनएडेड आई से नहीं देख सकते, जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देखते हैं। वो होते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही है, जिसमें हमने ब्रेड पे फंगस के बारे में पढ़ा था, कुछ एक्टिविटीज पढ़ी थी, माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। फिर हमने इनके 4 मेजर ग्रुप्स भी पढ़े थे, है ना, जिसमें हम माइक्रोब्स को क्लासिफाई करते हैं। वो आप मुझे बताओगे कि वो कौन कौन से थे, ठीक है, कमेंट्स में। देन हमने बहुत मेन टॉपिक किया था जिसका नाम है वायरसेस, जिसमें मैंने आपको कोरोना का एग्जांपल भी दिया था और वायरस कैसा दिखता है उसकी फोटो भी दिखाई थी, क्योंकि वो पेपर में आता है और आपको पहचानने को आता है और उसके बारे में एक शॉर्ट नोट लिखने को आता है। उसके मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी याद करने को कहे थे। आई होप आप सबने कर लिए होंगे। देन हमने पढ़ा था कि माइक्रोब्स कहाँ रहते हैं, तो ये हमारे आसपास ही रहते हैं। फिर हमने ये पढ़ा था कि माइक्रोब्स हमारे फ्रेंडली कैसे होते हैं, कि वो हमारे क्या हेल्प में आते हैं, क्या मदद करते हैं। जिसमें पढ़ा था कि वो कर्ड बनाते हैं। कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है, या आप मुझे बताओगे? मैं नहीं बताने वाली हूँ, मुझे कमेंट्स में इसका आंसर चाहिए, ठीक है। और हमारे बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे क्या क्या यूज आता है उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। और मुझे अब देखो, मैं आपको जो भी पिछली वीडियो में पढ़ाऊंगी उसके बारे में मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछा करूंगी, ये देखने के लिए कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनते हैं क्लास में, या ऐसी वीडियो लगा के बस छोड़ देते हैं घर वालों को दिखाने के लिए कि हाँ भाई हम पढ़ रहे हैं। ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला था कि कर्ड में कौन सा बैक्टीरिया होता है। सेकंड, कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ब्रेड में और केक्स वगैरह में, पेस्ट्रीज में, हर चीज में, इडली में, नॉट सांभर में, इडली में, डोसा में, इन सब में बबल्स होते हैं। वो बबल्स क्या वजह से होते हैं, कौन सी गैस होती है, ये भी आप मुझे बताओगे। इससे बेटा आपकी रिवीजन हो जाएगी। देन फर्मेंटेशन क्या होता है, ये भी बताओ। ये तो आई गेस याद ही होगा सबको। लास्ट में हमने मेडिकल यूज के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ा था, कि अगर हमें कोई बीमारी हो जाती है किसी बैक्टीरिया से, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, यानी कि मेडिसिन लेते हैं जो उसको या तो मार देती है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, या फिर उसकी ग्रोथ रोक देती है ना। क्योंकि क्या करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, किसी होस्ट को, होस्ट कौन होता है, जिसकी बॉडी में जाके रहते हैं, वहां पे अपनी जगह बनाते हैं और ग्रो करते हैं, है ना, वहां पे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसे बहुत सारे बना देते हैं। तो हमें इनकी ग्रोथ भी रोकनी होती है और जो बन चुके हैं उनको मारना भी होता है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं। अब हम पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं थर्ड यूज, जो है वैक्सीन। ये नाम भी आपने पक्का ही सुना होगा, है ना। अगेन कोरोना की हमारे ऊपर कृपा है भाई साहब कि हमें नाम पता है ये सारे, है ना। थोड़ी सी साइंस फील्ड हल्की सी आसान हो गई है, अब हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया है ये सब चीजें क्या होती हैं। वरना पहले जब कोरोना नहीं था तो सब लोग ऐसे होते थे कि हाँ सुना तो है, होता होगा कुछ तो। ओके, वाई आर वी गिवन वैक्सीनेशन। अब मुझे बताओ, जब कोरोना था तो हम क्या करते हैं, यूजुअली जब हम बीमार होते हैं तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, है ना। वो डॉक्टर को समझ आ जाता है कि अच्छा ये बीमारी है, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने या इस बैक्टीरिया ने करी होगी, तो वो उससे रिलेटेड हमें एंटीबायोटिक दे देते हैं। कोरोना में जिन लोगों को कोरोना नहीं हुआ था उनको बोला गया था कि वैक्सीनेशन करवानी है, वैक्सीन लगवानी है। बीमारी से पहले क्यों हमें कुछ इलाज करवाना है, समझ आया? नहीं, है ना। बड़ा कंफ्यूजिंग था, कुछ लोगों को तो अभी तक समझ नहीं आया होगा कि क्यों होता था, कुछ ने जो न्यूज व्यूज में बहुत ज्यादा सुना होगा उनको समझ आया होगा। तो क्या होता है बच्चा, व्हेन डिसीज कैरिंग माइक्रोब्स एंटर आवर बॉडी, बॉडी इन रिस्पॉन्स प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कोई डिसीज कैरिंग माइक्रोब आ गया, समझो यहाँ डिसीज कैरिंग को हम समझ लेते हैं कि समझो हमारे घर में अगर कोई डंडा लेके घुस गया, है ना, हमारे घर में, हमारा घर क्या है, बॉडी, हमारे घर में कोई डंडा लेके यानी डिसीज लेके घुस गया,
तो हम क्या करेंगे? हम उसको ऐसे घुसने देंगे? हमको मारने देंगे? नहीं ना। हम उससे फाइट करेंगे, उसको कहेंगे भाई जाओ यहाँ से, हमारे घर में कहीं और डंडा पड़ा होगा तो हम भी लाके उसको मारेंगे, उससे फुल लड़ाई करेंगे, है ना। ऐसे तो नहीं छोड़ देंगे। तो क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या है, यानी जो हमारा घर में हम जो है वो रिस्पॉन्स करेंगे, उस चीज पे रिएक्ट करेंगे, उस डंडे लेके आने वाले आदमी पे, कि हम उससे फाइट करेंगे। ऐसे ही हमारी बॉडी जो होती है ना बच्चा, वो अवेयर हो जाती है कि अरे कोई ना बाहर का कुछ तो आ गया है, कुछ अलग लग रहा है, कुछ नया आ गया है हमारी बॉडी में। वो फटाफट से कैच कर लेती है इस बात को और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। हमारी बॉडी में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो एक सोल्जर्स, जिसका नाम एंटीबॉडीज है, वो अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेती है फटाफट से, जब भी कोई फॉरेन बॉडी या फिर कोई फॉरेन बॉडी, कुछ भी हो सकता है जो नॉर्मल नहीं है बॉडी के लिए, जो हमारी बॉडी में नहीं है वो फॉरेन बॉडी हो जाती है। या कोई डिसीज कैरिंग बैक्टीरिया आ गया, हमारी बॉडी को जैसे ही पता चल जाएगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, वो उससे रिलेटेड एंटीबॉडी यानी कि सोल्जर्स भेजने शुरू कर देती है कि जाओ मार के जाओ जाओ जाओ, है ना। बॉडी ऑल्सो रिमेम्बर्स हाउ टू फाइट इफ द माइक्रोब रिटर्न अगेन। अब क्या होता है, समझो कि अगर वही इंसान वापस घर के आसपास दिखेगा, तो तुम्हें पता है ना कि भाई इसके इंटेंशन हमें लेके सही नहीं है, तो वो कुछ करे उससे पहले ही हम उसको मारने लग जाएंगे, उससे पहले ही हम उसको भगा देंगे। तो हमारी बॉडी को एक बार अगर कोई डिसीज हो जाए, एक बार अगर कोई फॉरेन बॉडी आ गई हमारी बॉडी में, हो सकता है जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है ना वो आने में टाइम लगे। जैसे कोरोना जब आया था, तो हमें नहीं पता था ये क्या है ना, तो हमें इसकी वैक्सीन बनाने में भी टाइम लगा था। इसलिए हमें नहीं पता, हमारी बॉडी ने पहले कभी इसको देखा नहीं है, उसको नहीं पता, वो कह रही भाई मुझे पता है कुछ अजीब सा आया तो है शरीर में, पर क्या है, इससे कैसे लड़ना है, इससे लड़ने के लिए किस टाइप के सोल्जर लगेंगे वो समझ नहीं आ रहा, है ना। तो उसने क्या किया, पहले बॉडी ने उसको पहचाना। जब तक हमारी बॉडी पहचानती नहीं है ना बेटा, तो उसको ये तो पता होता है कि कुछ गड़बड़ चल रही है, तो वो ना रिएक्शन में कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स हमें फील करवा देती है, जैसे फीवर चढ़ गया, है ना। आपने देखा होगा, आपको कुछ भी हल्का सा वायरस घुस जाए आपकी बॉडी में, कोई नॉर्मल वायरस जैसे कि हमारा कॉमन कोल्ड वाला ही हो गया, या कुछ और हमारे बैक्टीरिया घुस जाए, सबसे पहली चीज जो होती है हमारी बॉडी बुखार करा देती है हमें, फीवर हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो बॉडी का रिस्पॉन्स है कि मैं टेम्परेचर बढ़ा दूंगी तो बैक्टीरिया जो है ना टेम्परेचर से मर जाएगा, है ना। तो ऐसे ही होता है। अब कुछ समझ नहीं आ रहा उसे कि क्या है भाई, बॉडी को तो नहीं पता, पर अगर हम बॉडी को एक बार बता देंगे ना कि भाई ये वाले सोल्जर से लड़ना है, हम उसको दे देंगे, हमारे ब्लड में वो सोल्जर्स डाल देंगे, एंटीबॉडीज डाल देंगे, तो फिर ना हमारा शरीर इतना कैपेबल है कि वो उस चीज को हमेशा के लिए याद रखेगा। फिर अगर 100 साल बाद भी कोरोना आ गया ना वापस हमारी बॉडी के अंदर, तो भी कुछ नहीं होने वाला। इतनी अच्छी है हमारी, इतनी नहीं, हम रट्टे मारते हैं, बॉडी रट्टे नहीं मारती, उसको याद रहता है। Dead or weakened microbes are introduced into healthy body. The body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies. तो अब डेड या वीकेंड, अब जो है ना हमें जो एंटीबॉडीज या माइक्रोब्स हमारे अंदर डालने हैं, वो हम जिंदा वाले नहीं डाल सकते। मैं बताती हूँ आपको कि हम मेन करते क्या है। अब समझो कि मुझे पता चल गया है कि कोरोना एक बीमारी है, इसका जो वायरस है वो कुछ ऐसा दिखता है ना, सर्टेन टाइप का दिखता है, जो मैंने आपको पीछे फोटो भी दिखाई थी कैसे दिखते हैं वायरस। तो मुझे पता चल गया अच्छा इसकी ऐसी शक्ल है, तो इसको मारने के लिए ना इस शक्ल का सोल्जर चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, जो मेरी बॉडी के पास वैसे नहीं है नॉर्मली। तो मैं क्या करूंगी, वही कोरोना वाला माइक्रोब में, जिंदा वाला कोरोना जो एक्टिव कोरोना है, वो वायरस तो मैं नहीं डाल सकती बॉडी में, उससे तो हमें बीमारी हो जाएगी। तो मैं उसी का डुप्लीकेट बनाऊंगी, है ना, उसी का डेड या वीकेंड जो हमें बीमार ना कर सके, ऐसा वाला माइक्रोब बनाऊंगी, उसी जो हमें इन्फेक्शन दे सकता है उसी का कॉपी वर्जन बनाएंगे, डुप्लीकेट बनाएंगे, हम शक्ल बनाएंगे, उसको हमारी बॉडी में भेजेंगे इंजेक्शन लगा के। अब बॉडी देखेगी अच्छा ये है, वो टाइम लेगी, हमें 2-3 दिन बाद बुखार चढ़ता था ना, वो टाइम लेगी कि अच्छा ये ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, 4-5 दिन लेगी, मस्त वो समझ जाएगी कि अच्छा इसको ऐसे मारना है, वो सोल्जर बना के फीवर चढ़ेगा, मार देगी, खत्म कर देगी। अब जब कोरोना या जैसे जिस वायरस की हमने वैक्सीन लगाई, जिसकी एंटीबॉडी डाली, जब वो असली वाला आएगा इन्फेक्शन करने वाला, तो क्या होगा, हमारी बॉडी को पता होगा इसको कैसे मारना है, तो वो हमें बीमारी दे उससे पहले ही वो बुखार उखार चढ़ा के धट करके अपने सोल्जर से काम तमाम कर देगी, उसका मार देगी उसे। तो हम इसमें एक्टिव वाले नहीं डालते, कौन से डालते हैं, डेड और वीकेंड। तो कहीं भी वैक्सीनेशन की डेफिनेशन आए हमने यही लिखनी है, डेड और वीकेंड microbes are introduced into healthy body. The body fights and kills the invading bacteria by producing
suitable antibodies, जो भी suitable है उस तरीके की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करके उसको मार देती है. The antibody stays in our body and we are protected from that disease forever. फिर हम forever, जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, पर एंटीबॉडी बन गई तो वो forever के लिए है. अच्छा, दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स. ये है हमारी वैक्सीन कैसे काम करती है. इसके हम एग्जांपल ले सकते हैं. ऐसे बीमारी हमें स्मॉल पॉक्स, सबने सुना होगा कि स्मॉल पॉक्स हो जाए जीवन में तो एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता. हेपेटाइटिस या ट्यूबरक्लोसिस. एडवर्ड जेनर हमारे पहले इंसान थे जिन्होंने वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए हमें डिस्कवर करके दी थी 1798 में. इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, अगेन फोर्थ यूज, कि अगर हमें सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ानी हो तो भी हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, माइक्रोब्स का यूज करते हैं. Some bacteria are able to fix nitrogen from atmosphere to soil to enrich with nitrogen and increase fertility. जैसे मैंने आपको बताया ही था पीछे, साइनोबैक्टीरिया होता है, वो क्या करता है, वो प्लांट को कहता है भाई मेरे साथ ना तू एक मतलब का रिश्ता जोड़ ले, मैं तेरी जड़ों में आके यानी तेरी रूट्स में आके रह लूंगा, ठीक है, मुझे शेल्टर मिल जाएगा, मुझे घर मिल जाएगी, मुझे पनाह मिल जाएगी रहने की, और मैं तेरा काम कर दूंगा. तुझे नाइट्रोजन चाहिए होती है ना अपना काम करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए हवा में से नाइट्रोजन चाहिए होती है, वो कहता है मैं तुझे नाइट्रोजन दे दूंगा. नाइट्रोजन से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है तो प्लांट अच्छा ग्रो करता है. तो वो सॉइल में आके रह लेता है और उसको नाइट्रोजन दे देता है. ये हमने पढ़ा था. इसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स. ठीक है, जो ऐसे बिना उनको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं. एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, जो मैंने आपको बता भी रखा है, पीछे ही बताया था. ब्लू ग्रीन एल्गी, जो घर में जम जाती है, एल्गी सबको पता ही है. नाउ अब इसमें ना आपके बुक में ही ये स्टोरी दी गई है एक छोटी सी, इसको मैं आपको बताती हूँ क्या है. एक बार आपको रीड माननी है, आप रीड भी मान लेना बुक से. बोजो एंड पहेली, आपके जैसी दो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, कलेक्ट किया वेस्ट ऑफ प्लांट्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स फ्रॉम देयर नियर बाय हाउसेस. इन सब ने क्या किया कि जो भी ये सारा आप देख रहे हो, ये सारा कौन सा वेस्ट है, ये ऑर्गेनिक वेस्ट है जो इन्होंने कलेक्ट किया है ना, उसको इन्होंने एक पिट में डाल दिया. अब क्या किया, कुछ टाइम बाद वो डिकम्पोज हो गया और मैन्योर बन गया. ये हमने पहले चैप्टर में भी बना है कि हम ऐसे खाद बनाते हैं. सेम बात रिपीट हो रही है. अब ये याद नहीं हुई तो बहुत गलत बात हो जाएगी बच्चा. अब तो 2-3 बार पढ़ ली हमने सेम चीज, एक बैक्टीरिया वाली, नाइट्रोजन बैक्टीरिया, और एक ये, बहुत बार पढ़ चुके हैं. Several types of bacteria and fungi works on waste to break it down and convert it to manure. मैंने आपको बताया था बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काम क्या होता है इनका, कि वो उस पे काम करते हैं. जो भी उनको चीज दी जाती है, जैसे कि अगर हमने ब्रेड दी थी तो ब्रेड पे आया, उसको खाया, उसको क्या किया, उसको ब्रेक डाउन किया छोटी छोटी चीजों में, उसको खा गया, है ना. तो ऐसे ही होता है. जब हम वेस्ट भी रख रहे हैं तो उसमें बैक्टीरिया फंगाई आएंगे, उसको क्या करेंगे, खाने के लिए तोड़ेंगे. जैसे हम खाने के लिए रोटी की बाइट तोड़ते हैं ना, ऐसे वो उसको ब्रेक डाउन करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे और मैन्योर बना देंगे, तो हमारे काम आएगा. नाउ क्लीनिंग द इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट को क्लीन करने में कैसे होता है. बोजो एंड पहेली हैड ऑब्जर्व्ड the school gardener making manure along with their friends. They collected waste from the plants. यही सेम बात लिखी है जो मैंने आपको अभी पीछे बताई. इसमें आपकी एक्टिविटी 2.5 है, वो आप देख ले. इसमें क्या है, इसमें क्या होता है कि वो दो पॉट रखते हैं, ठीक है. एक में वो रखते हैं सारा जो हमारा ऑर्गेनिक है, जो मैंने आपको बताया जो डिकम्पोज हो जाता है वो वेस्ट, और एक पॉट में वो रखते हैं सारा जो इनऑर्गेनिक है, जो डिकम्पोज नहीं हो सकता. अब दोनों को आप छोड़ दो कितनी भी देर के लिए, जो ऑर्गेनिक है वो बन ही जाएगा मैन्योर, और जो नहीं है वो नहीं बन पाएगा. प्लास्टिक को आप एक डब्बे में डाल के कितनी भी देर रख दो, वो प्लास्टिक ही रहेगा. प्लास्टिक को आप गाड़ के रख दो कहीं पे मिट्टी के नीचे, वो 20-30 हजार साल बाद भी प्लास्टिक ही रहेगा. उसका मैन्योर नहीं बन सकता, उसका कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो इनऑर्गेनिक है. उसमें वो कैपेबिलिटी ही नहीं है, ना माइक्रोब में कोई वो कैपेबिलिटी है कि वो उसको ब्रेक डाउन कर सके, ठीक है. तो हम इस एक्टिविटी का जो मैंने आपको बताया अलग अलग पॉट में डाल दिया, ये हो गया. उसके बाद हम इसका लास्ट वाला पैराग्राफ जो है यू ऑफन से, वो रीड करते हैं. You often see large amount of dead organic matter in the form of decaying plants and sometimes dead animals on the ground. यानी कई बार क्या होता है, हमें प्लांट्स या एनिमल्स दिखाई देते हैं जो अब डेड हो चुके हैं, है ना, हमें ग्राउंड पे पड़े हुए दिख जाते हैं. You find that they disappear after some times. अब आपको कहीं होता है ना, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें कई बार ना सड़कों पे चूहे की बॉडी दिख जाती है मरी हुई. कई बार हमारे घर में कॉकरोच मर जाते हैं, मच्छर मर जाते हैं, छिपकलियां मर जाती हैं. हम तो उनको उठा के उनका वो तो नहीं कर रहे ना, उनको कहीं गाड़ नहीं रहे, उनका संस्कार तो नहीं कर रहे हैं, है ना, जैसे हम इंसानों का करते हैं. तो वो कहाँ जाता है, ये जो पत्तियां गिर जाती हैं झड़ के, वो कहाँ जाती हैं,
गायब हो जाती है। कैसे गायब हो जाती है? कुछ जादू हो रहा है? नहीं। क्या होता है? This is because the microorganism decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substances. Again, क्या भाई समझ नहीं आ रहा ये कन्वर्ट हो कैसे हो जाता है, ब्रेक डाउन कैसे हो जाता है? अरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म यार दोस्त बन गया अब तो हमारा, इतना ज्यादा हमने पढ़ लिया है इसके बारे में। जहां कुछ डेड डीके पड़ा है वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, उसको तोड़ तोड़ के ब्रेक डाउन करके खाना शुरू कर देंगे और उसको गायब कर देंगे खा खा के। These substances are again used by other plants and animals. क्या होता है? जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया था कि मैन्योर बनता है, तो उसमें हम वेस्ट डालते हैं, उसको वो खा खू के ऐसे कुछ ऐसे मिट्टी सी बना के छोड़ देते हैं, जिसको हम खाद कहते हैं, मैन्योर कहते हैं, है ना? उसको फिर हम क्या करते हैं? उसको हम वापस प्लांट्स उगाने के लिए यूज करते हैं, जिससे हमारी फसल अच्छी उगती है। यही इसमें लिखा है। Thus microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. तो हम इसीलिए माइक्रोऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। नाउ हार्मफुल माइक्रोब्स, अभी तक हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स ये कर देते हैं वो कर देते हैं, फ्रेंडली हैं, इतनी मदद करते हैं पूछो ही मत, है ना? पर जरूरी तो नहीं है ना सारे माइक्रोऑर्गेनिज्म मदद ही कर रहे हो, कुछ क्या पता हार्मफुल भी हो। तो माइक्रोब्स आर हार्मफुल इन मेनी वेज। देखो हार्मफुल तो है, पीछे हमने ये भी पढ़ा कि हमें बीमारी भी दे रहे हैं, तो हार्मफुल तो है। अब कैसे कैसे हार्मफुल है वो भी पढ़ेंगे। जब आपका पेपर होगा ना बेटा, तो उसमें आएगा एक क्वेश्चन लॉन्ग में कि फ्रेंडली कैसे हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स दो, जिसमें आप कर्ड लिख कर आओगे, फर्मेंटेशन वाला लिख कर आओगे, यीस्ट के बारे में लिख कर आओगे, और मेडिकल यूजेस होते हैं वो लिख कर आओगे, एंटीबायोटिक्स में यूज होते हैं, एंटीबॉडीज वगैरह वैक्सीनेशन वगैरह में यूज होते हैं, मैन्योर में यूज होता है, ये सारी चीजें, इतने सारे एग्जांपल्स है आपके पास, आपको 3-4 भी लिखा होगा तो भी फुल नंबर है। अब ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हार्मफुल कैसे है वो बताओ, तो उसके बारे में भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। Some of them causes disease in human beings, plants and animals. देखो वो एक लिविंग है, डिसीज किसमें कॉज करेगा? लिविंग में। लिविंग उनके अलावा कौन कौन बच गया माइक्रोब्स के अलावा? ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, तो इनमें वो डिसीज कॉज करते हैं। सच डिसीजेस कॉजिंग माइक्रोब्स आर कॉल्ड पैथोजन। इस दुनिया में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सारे हार्मफुल नहीं है, सारे फ्रेंडली नहीं है, तो जो हार्मफुल है उनको हम क्या बुलाते हैं? पैथोजेंस। सम स्पॉइल फूड, क्लोथिंग, लेदर। कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे फूड पे आ जाते हैं, है ना, उसको खराब कर देते हैं। कुछ क्लोथिंग में आ जाते हैं, उसको खराब कर देते हैं। कुछ लेदर में लग जाते हैं। अच्छा ये बताओ, मुझे अभी अभी याद आया, हमारे घर में वो होता है ना, कहते हैं दीमक लग गई। देखिए किसी ने दीमक कभी? नहीं दिखती तो नहीं है, पर मैम वो ना पता नहीं कैसे हमारा लक्कड़ खराब कर देती है सारा। भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, पर वो उस पे हो गया, नॉन लिविंग पे हो गया। नाउ ये आपकी बुक में एग्जांपल नहीं है, पर ये एक्स्ट्रा नॉलेज भी कई बार ले लेनी चाहिए, अच्छी होती है। पैथोजेंस एंटर आवर बॉडी फ्रॉम द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड फूड वी ईट, सॉरी। सो अब क्या होता है, जो पैथोजेंस है ना, ये मैम हमारी बॉडी में कैसे आते हैं? क्या हम इनको रोक सकते हैं? हम तो खुद इनको नहीं कह रहे ना भाई आ जाओ हमें बीमारी कर दो, नहीं। ये पैथोजेंस ना बेटा, क्योंकि मैंने आपको बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर जगह है। पैथोजेंस क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो ये हवा में भी है, ये सामान पे भी है ना, स्टफ में भी है जो हमारे आसपास पड़ा हुआ है, जो भी चीज हम छूते हैं। हमारे फोन की स्क्रीन पे कितने जर्म्स होते हैं, इस टाइम कितने आपके हाथ में लग रहे होंगे। आप बाहर जाते हो 10 चीजें छूते हो, बस में चढ़ते हो वो छूते हो, डेस्क छूते हो अपना जाके, अपने फ्रेंड्स के साथ लंच वंच खाते हो, हर जगह से आ सकता है। तो चाहे वो हवा हो जो हम सांस ले रहे हैं, वो पानी हो जो हम पी रहे हैं, या वो फूड हो जो हम खा रहे हैं, हर जगह से पैथोजेंस हमारी बॉडी में आ सकता है। कोई भी इनटेक हो रहा है हमारी बॉडी से आ जाएगा। आप कहोगे मैम हाथ से हाथ में चला जाता है कि नहीं? वो हाथ बेटा जिसमें जर्म्स हो गए ना, एक तरीके से वो पैथोजेंस क्या है? जर्म्स हैं। वो हमारी बॉडी में, हम मुंह पे हाथ लगाएंगे, नाक पे हाथ लगाएंगे, तो वो फिर अंदर चला जाता है हमारी बॉडी में। किसी भी तरीके से एंटर हो सकता है ये, ठीक है। they can get they can get transmitted by direct contact with infected person or carried by animals। हो सकता है कि आपके घर में कोई इन्फेक्टेड हो, आपका दोस्त इन्फेक्टेड होता है ना, तो उसको बुखार हो गया था, वो छींके जा रहा था, तो हमें भी अगले दिन हो गया। पता नहीं भाई कैसे हो गया, मैं तो उसके साथ बैठी थी बस, मम्मी बीमार थी, घर में सब बीमार हो गए। तो इन्फेक्टेड पर्सन के आप कॉन्टैक्ट में आ जाओ ना, उससे भी हो जाता है। जैसे कि कोरोना में तो ये हो ही रहा था, सबसे कहते हैं ना 6 फीट की दूरी बना के रखो, कॉन्टैक्ट में नहीं आना।
वही वाली बात है। और हो सकता है कोई एनिमल कैरी कर ले। एनिमल कैसे कैरी करेगा? होता है, आपने सुना है मम्मी कहती है बाहर का जंक फूड नहीं खाना, क्यों? और स्पेशली वहां का तो बिल्कुल भी नहीं खाना जहाँ आसपास कहीं गंद हो, कूड़ा इकट्ठा हो, क्यों? वहां पे क्या होता है, आपकी मक्खियां हो गई, मच्छर हो गए, वो उस पे जाके बैठेंगे कूड़े पे, फिर वही आपके खाने पे आके बैठेंगे, जो ढका हुआ खाना नहीं होता है ना, बहुत जगह ऐसा होता है जो खाना नहीं ढका होता, वो उस पे आके बैठेंगे और वही आप खा जाओगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा पर वो आ गए। सोचो अगर आपके घर में कोई पेट है, आप उसको बाहर लेके गए वॉक पे, आपको तो नहीं पता उसने बाहर क्या क्या छुआ या कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पे लग गए, पैथोजेंस उस पे लग गए। आपने तो अपने डॉग से प्यार व्यार किया, उसको है ना लाड लड़ाया और आप बीमार हो गए। तो कहीं से भी आ सकते हैं। नाउ ये जो बेटा हमें इन्फेक्टेड पर्सन से आ जाता है ना, वो वाले डिसीजेस जो हमें किसी के पास जाने से हो गया है ना, इन्फेक्टेड से आ गया, उनको हम बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस, या जो किसी के कांटेक्ट में आने से हो सकता है। कुछ डिसीजेस ऐसे भी होते हैं ना जो हमें कांटेक्ट में आने से नहीं हो सकते। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सामने वाले के ना हाथ में फ्रैक्चर हो रखा है, तो क्या अगर मैं उसके हाथ के पास बैठूंगी या उसके पास बैठूंगी मुझे फ्रैक्चर हो जाएगा? नहीं। पर अगर मैं कहूँ कि उसको कोल्ड हो रखा है, उसको ना चिकन पॉक्स हो रखा है, तो मुझे भी हो जाएगा उसके पास रहने से। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज है, यानी वो उसके कांटेक्ट में आने से हो सकता है। ये यहाँ पे लिखा है, एक बार रीड कर लेते हैं। माइक्रोबियल डिसीजेस विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। जो हमारे पानी से, हवा से, फूड से किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में आने में हो सकता है, तो वो कम्युनिकेबल है। एग्जाम्पल है इसके क्लोरिया, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस। ये एग्जाम्पल्स याद करने बहुत 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 जरूरी है। इसका डिफरेंशिएशन आएगा पेपर में, पक्का आएगा, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस का। ड्यूरिंग कॉमन कोल्ड, person sneezes, fine droplets and moisture carrying thousands of viruses are spread in the air। जब हमें क्या होता है, कॉमन कोल्ड हो रहा होता है, हमें खांसी जुकाम हो रहा होता है, तो हम छींकते हैं, तो हमारे मुंह से जो भी छींक के टाइम पे ड्रॉप्स निकल रही है, थूक निकलती है ना, हमारे मुंह से सलाइवा निकलता है, उस वो हवा में चला जाता है, हवा में डिसॉल्व हो जाता है। वो अब जो भी हवा हमारे आसपास के कुछ रेडियस तक इंसान ब्रीथ करेगा या उससे डायरेक्ट हो जाए, तो वो उसको भी हो सकता है। जिसके लिए आपने पक्का पक्का सुना होगा, मम्मी कहती है कि जब भी छींक मारो तो हैंकी लो अपने साथ, है ना, हैंकी के ऊपर छींक मारो, बाहर हवा में आपकी ड्रॉपलेट्स ना आ जाए जो मुंह से निकल रही हैं, या किसी इंसान के ऊपर ना जाए, उससे उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। These viruses may enter our body while breathing and cause infection। है ना, इसके लिए हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। प्रिवेंशन क्या होता है कि हमें कोई बीमारी ना हो उससे पहले हम उसको ध्यान रख ले, थोड़ा ध्यान बरत ले, है ना, उसको प्रिवेंशन कहते हैं। तो हैंकरचीफ यूज करो अपनी नाक पे, माउथ पे, वाइल स्नीजिंग। थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो, अगर मम्मी को बुखार है, भाई को कुछ है, तो ज्यादा दिन चेपा चेपी मत करो, थोड़ा थोड़ा दूर रह लो यार, थोड़ी देर ठीक होने दो। There are some insects and animals which act as carrier and disease causing microbes। कुछ insects और animals भी होते हैं जो carriers होते हैं, जो बीमारी कैरी करके ले आया ना हमारे पास, उसको हम कहेंगे भाई तेरा नाम है कैरियर। ठीक है, क्योंकि ये क्या कैरी करके लाया है? बीमारी, माइक्रोब्स। और बीमारी वाले माइक्रोब्स को क्या बोलते हैं? जल्दी जल्दी बताओ। मैं नहीं बता रही, तुम ही बताओगे। Flies sit on garbage and animal excreta. Pathogens stick on their bodies. These flies sit on uncovered food and they transfer microbes. And the food get contaminated. Intake person get sick। ये सेम बात लिखी है जो मैंने आपको अभी अभी बताई, है ना, कि वो जाके उस पे बैठे कि मक्खी हमें बीमार कर देगी। इसलिए हमें एडवाइस किया जाता है कि हम अनकवर्ड फूड ना लें या खाएं। अब कैरियर जो है वो फीमेल एनोफिलीज, एक एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा, तो आप ये एग्जांपल याद कर लो। एनोफिलीज है फीमेल वाली, एक मॉस्किटो होता है, एक मच्छर होता है, ये मलेरिया का मच्छर है। तो कहते हैं ना मलेरिया हो रहा है आजकल, मलेरिया का मौसम आ गया है, पानी मत इकट्ठा होने दो, मलेरिया के मच्छर आ जाएंगे। और मलेरिया के मच्छर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीमेल एनोफिलीज। फीमेल एडीज होते हैं मॉस्किटो, ये डेंगू का है। ये बच्चा एग्जाम्पल जरूर याद करने हैं, जरूर, आपको आगे 9th-10th क्लासेस में भी बहुत काम आते हैं, एग्जाम्पल याद होना बहुत जरूरी है। ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर, हेंस वन शुड नॉट लेट वाटर। देखो सेम बात आ गई यहाँ पे लिख के कि ये मॉस्किटोज कहाँ ब्रीड होते हैं, कहाँ पनपते हैं? पानी में, इसलिए हम पानी इकट्ठा करके नहीं रखते डेंगू मलेरिया के मौसम में। These diseases are not caused infectious agents, बैक्टीरिया एंड फंगाई। अब हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज की बात कर रहे हैं कि ये जो डिसीजेस हैं ये इन्फेक्शियस एजेंट से नहीं फैलते, यानी कोई फंगस, बैक्टीरिया या ह्यूमन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से ये डिसीज हमें नहीं हो सकते।
दे कैन नॉट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर लोगे तो भी नहीं होगा। अगर आप उसको हग भी कर लोगे, जिसको हो रखा है कोई डिसीज, फ्रैक्चर हो रखा है अगर उसको, तो भी आपको नहीं होगा। ठीक है। ये जेनेटिक, एनवायरनमेंट या फिजिकल कंडीशन हो सकते हैं। आपकी फिजिकल कंडीशन हो गई, आप गिर गए तो आपको भी हो गया, है ना, या एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ ऐसी थी, कोई ऐसी बीमारियां भी हो जाती हैं जो एनवायरनमेंट ने कर दी, है ना, या आपकी जेनेटिक्स में। अब जैसे किसी की आंखें खराब है, हो सकता है वो जेनेटिक्स से हो सकता है वो बहुत आपकी तरह फोन चलाता हो, पूरा पूरा दिन टीवी देखता रहता हो, सीरीज देखता रहता हो, यूट्यूब चलाता रहता हो। मतलब पढ़ना है ठीक है, थोड़ी देर पढ़, चलो चला लो फोन, पर पूरा पूरा दिन नहीं चलाना ना, तो उसकी भी आंखें खराब हो जाएंगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। नाउ आपके एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है। ठीक है। इस टेबल में आपको डिसीजेस बताए हैं, इनके कॉज कौन से माइक्रोब्स कराते हैं वो बताया है, इनको कैसे ट्रांसमिट होते हैं, कैसे हमारी बॉडी में आ जाते हैं वो बताया है, और क्या हम प्रिवेंट कर सकते हैं ये बताया। मैं आपको शॉर्ट में पढ़ के बता देती हूँ, एक बार इसको जरूर रीड मारना है। बट ठीक है, बहुत सही टेबल है, मैंने सामने लगा रखी है इसकी फोटो, आपकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है। आपको कोई जरूरत नहीं एनसीईआरटी नहीं खोलनी है, आलस आ रहा है, बेड पे लेट के मेरी वीडियो देख रहे हो, कोई बात नहीं, इसको पॉज करो वीडियो को और इसको रीड कर लो। अब ट्यूबरक्लोसिस, टीबी सबने सुना होगा, ये बैक्टीरिया कराता है, हवा से होता है। ठीक है। ऐसे ही हमारा मिल्सेस, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सब वायरस से होते हैं, एयर से हो सकते हैं, या कांटेक्ट में हो सकते हैं, पानी से हो सकते हैं। इनके लिए हम वैक्सीनेशन करते हैं, सब चीजें। ये आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। जैसे इसमें से मैं आपको मेन मेन बताऊं वैसे, तो चिकन पॉक्स, पोलियो, टाइफाइड, क्लोरिया, हेपेटाइटिस, मलेरिया, ये तो मेन है ही है। ठीक है। बाकी ये वाले भी रीड मारने हैं। चलो, अब आता है फूड पॉइजनिंग। ये तो आपकी उम्र के बच्चों को बहुत ही ज्यादा होती है और बहुत ही कॉमन बीमारी है, सबको पता होगा। फूड पॉइजनिंग हमें हो ही जाती है, बाहर का थोड़ा ज्यादा खा ले, जंक फूड, है ना। मैम हम ना बाहर गए थे घूमने, हमने बहुत ज्यादा खा लिया, हमारे पेट में दर्द ही नहीं रुक रहा। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला भैया फूड पॉइजनिंग करा के आ गए हो, कैसे रुकेगा दर्द। क्या होता है फूड पॉइजनिंग, देखते हैं। अरे बोजो भैया दोबारा आ गए, क्या कह रहे हैं बोजो भैया, पीछे मिले थे ना बोजो और पहेली। Bojo was invited by his friend to a party and he ate variety of food stuff। अलग अलग टाइप का पार्टी में गए थे भाई साहब, इन्होंने सब कुछ खा लिया अलग अलग टाइप का। जब ये घर पे आए तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी कंडीशन को फूड पॉइजनिंग हुआ है, इन्होंने वॉमिट करी। मम्मी ने बोला तू उल्टी क्यों कर रहा है, क्या दिक्कत है, तुझे डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। डॉक्टर ने बोल दिया भाई साहब फूड पॉइजनिंग हो गई है। कॉज कुड बी ड्यू टू कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रोब। उन्होंने बोला कि आपने ना कोई ऐसा खाना खा लिया है जिसको माइक्रोब ने खराब कर रखा था, स्पॉइल कर रखा था, यानी उसपे माइक्रोब था। कौन सा वाला माइक्रोब था, डिसीज वाला, उसको क्या बोलते हैं, पैथोजन। साथ साथ रिवाइज हो रहा है, ऐसे याद हो जाएगा, वीडियो ध्यान से सुन लो अगर तुम बस। माइक्रोब्स दैट ग्रो ऑन फूड समटाइम्स प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जो हमारे फूड पे ग्रो करते हैं ना, कुछ टाइम ऐसा भी होता है जब वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस कर देते हैं। फूड पॉइजनिंग कॉजेज सीरियस इलनेस। इससे क्या होता है कि फूड पॉइजनिंग ना बेटा वैसे सुन के बहुत कॉमन लगता है कि तो हो ही जाती है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाती है, 2-3 दवाई खा के ये हो जाए वो हो जाए। पर अगर ये बहुत सीवियर केस बन गया, अगर आपने उसका सही टाइम पे इलाज नहीं कराया, सही से केयर नहीं करी, थोड़े टाइम के लिए जंक फूड नहीं छोड़ा, या आपको बहुत बहुत बार बार हो जा रही है हो जा रही है, आप ध्यान ही नहीं दे रहे, तो वो डेथ से भी रिलेट कर सकती है, डेथ तक भी जा सकती है। तो जंक फूड खा लो कोई बात नहीं, सबके चीट डेज होते हैं, जब मन करता है खाने का खाओ, पर ध्यान रख के खाओ। ठीक है। और कभी भी उस जगह से नहीं खाना जहाँ अनकवर्ड हो खाना। ठीक है। और कम खाओ, महीने में 1 या 2 बार, कम वो भी। ठीक है। ऐसे नहीं कि आज मौका मिला आज सब कुछ पेल देंगे, आज मार्केट में जो दिख जाए खा जाएंगे, ऐसे नहीं करना होता। सो फूड प्रिजर्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फूड को हमें साफ होना चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। पहेली दीदी वापस आ गई है, अभी क्या कह रही है, इन्होंने कुछ मैंगोज खरीदे पर उसको खा नहीं पाई कुछ दिन तक, अब वो ना खराब हो गए, रॉटन हो गए, यानी कि खराब हो गए, सड़ गए। बट शी नोज दैट मैंगो पिकल हर ग्रैंड मदर मेक्स डज नॉट स्पॉइल। अब क्या होता है आपके घर में भी होगा कि आम का अचार पड़ा है, वो पता नहीं कितने सालों भी पड़ा रहे ना, अगर वो महीनों पड़ा रहे तो भी खराब नहीं होता, बल्कि दादियां कहती हैं कि ये ना पुराना हो जाए तो और अच्छा लगता है। आप भी सोचते हो यार, खाना पुराना हो जाए तो बासा हो जाता है, खराब हो जाता है, स्मेल आती है। कोई फ्रूट को टाइम हो जाए तो वो भी खराब हो जाता है, सड़ जाता है। जो आम मेरे घर पड़ा है वो 2 दिन में खराब हो गया, उसको मैं खा नहीं सकती। पर जो आम दादी ने 6 महीने से बना रखा है अचार, वो आम खा सकते हैं, क्यों, कैसे। इसमें भी ना बेटा माइक्रोब का ही लोचा है, मैं बता दी तुम्हें। ये केमिकल मेथड है,
क्या होता है, सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल्स जनरली यूज टू चेक ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे आर कॉल्ड प्रिजर्वेटिव्स। पीछे हमने एक लाइन पढ़ी थी कि प्रिजर्वेशन करना बहुत जरूरी है। प्रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि उसको खराब होने से बचाना। कैसे बचाते हैं, जब हम नमक डाल देते हैं किसी चीज में, ऑयल डाल देते हैं ना, तो हम उसको प्रिजर्व कर देते हैं, बचा लेते हैं कि वो उसमें ना, जब हमने ऑयल या सॉल्ट डाल दिया तो उसमें माइक्रोब्स नहीं आ सकते। अब एक तरीके से बैरियर हो गया, लक्ष्मण रेखा खींच दी हमने तेल डाल के कि अब नहीं आ पाएगा तू, तो इसलिए वो खराब नहीं हो पाते हमारे, क्योंकि जो भी अचार है उसमें ऑयल होता है, सॉल्ट होता है, तो आपको पता ही होगा। वी ऐड सॉल्ट एंड एसिड टू पिकल टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। अब सोडियम बेंजोनेट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइट ये हमारे जैम्स और स्क्वैशेस वगैरह में डला होता है। अच्छा जी, प्रिजर्वेशन हम कैसे कैसे कर सकते हैं और क्या क्या मेथड है सबके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से। 4-5 रह गई हैं, थोड़ा सा ही वीडियो बचा है, थोड़ी देर और ध्यान लगा लो, बस खत्म होने वाला है चैप्टर। इसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता होगा, आई प्रॉमिस। नाउ कॉमन सोल्ट, पीछे भी हमने सॉल्ट पढ़ा कि सॉल्ट डाल देते हैं। हर चीज में सॉल्ट नहीं डलता, पर किन किन चीजों में डलता है मैं आपको बताती हूँ। मीट एंड फिशेज आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट टू चेक ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। जो मीट और फिशेज होते हैं ना, उसको ना हम सॉल्ट से कवर कर देते हैं, तो उनके ऊपर ना सॉल्ट डाल देते हैं ताकि उनमें बैक्टीरिया ना आए। सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिजर्व आंवला, रॉ मैंगोज एंड टर्मारिंड, ठीक है। इन सब के लिए हम यूज करते हैं, एग्जाम्पल्स हैं कुछ। देन शुगर, जैम्स हो गई, जेलीज हो गई, स्क्वैशेस हो गई, है ना, इन सबको हम प्रिजर्व करते हैं चीनी से। शुगर से क्या होता है कि मॉइस्चर नहीं आता, मैंने आपको कहा था जब मॉइस्चर आएगा फंगा आ जाएगा, बैक्टीरिया आ जाएगा, तो शुगर से मॉइस्चर नहीं आता और हमारा खाना बच जाता है स्पॉइल होने से। देन ऑयल एंड विनेगर, ऑयल की हमने पीछे बात करी। अगेन use of oil and vinegar prevents spoilage of pickles because bacteria cannot live in such environment। बैक्टीरिया तेल और विनेगर वाले एनवायरनमेंट में नहीं रह पाता, इसलिए वो बच जाता है खाना हमारा, जैसे कि पिकल, अचार। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फिश एंड मीट आर ऑफन प्रिजर्व्ड बाय दिस मेथड, तो इनसे हम ये चीजें भी प्रिजर्व कर सकते हैं। नाउ एक मेथड आती है हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, इससे भी प्रिजर्वेशन होता है। क्या होता है ये, गर्म करना है, ठंडा करना है, गर्म करना है कि ठंडा करना है। अब मम्मी क्या करती हैं, दूध उबालती हैं, उसको ना स्टोर करने से पहले या यूज करने से पहले उसको क्यों उबाला जाता है, सोचा है कभी? कि दूध आता है, जैसे ही बाहर से दूध आता है मम्मी फटाफट से उसको पतीले में डाल देती है, उबाल देती हैं। क्यों उबालती है? बेटा जो माइक्रोब्स होते हैं ना, बॉइलिंग से वो मर जाते हैं। हम पानी भी कहते हैं हमें गर्म करके बॉयल पानी पीना चाहिए सुबह सुबह, क्यों पीना चाहिए? जब हम बॉयल करते हैं ना किसी चीज को, तो उस टाइम पे वो इतने हाई टेम्परेचर से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो पैथोजेंस हो सकते हैं, संभावना है उनके होने की, वो मर जाते हैं बॉइलिंग से, गर्म होने से, टेम्परेचर बढ़ने से। हमारी बॉडी का भी तो टेम्परेचर बढ़ता है ना, तब माइक्रोब्स मर जाते हैं। बुखार उखार होता है, टेम्परेचर बढ़ता है माइक्रोब्स मारने के लिए। जब हम बाहर कोई चीज बॉयल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं माइक्रोब्स मारने के लिए। वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कम टेम्परेचर में। अब जो भी ठंडी चीज होती है उसका टेम्परेचर पता है ना, 0 से कम होता है, जो ज्यादा होती है उसका ज्यादा होता है। तो जो हमारे अगर -1 ये है, ये टेम्परेचर है, जितना भी कम टेम्परेचर है, इवन मैं आपको कहूँ कि 40 टेम्परेचर है, समझो 40 डिग्री सेल्सियस या 5 डिग्री सेल्सियस, तो कोल्ड कौन है और हॉट कौन है? 40 वाला हॉट होगा और 5 वाला कोल्ड होगा। तो जब कम टेम्परेचर होता है, लो टेम्परेचर होता है, तो वो कोल्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो हम फ्रिज में रखते हैं कम टेम्परेचर में, क्यों? ताकि वो सेफ रहे, यानी वो खराब ना हो। Pasteurized milk can be consumed without boiling। अब ये जो मिल्क होता है, एक पैस्चराइज मिल्क होता है, उसको हम बिना बॉइलिंग के भी यूज कर सकते हैं। मिल्क इज हीटेड फॉर 50 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored, दिस इज कॉल्ड पैस्चराइजेशन। मिल्क को ना हम क्या करते हैं, मिल्क को ऐसे 15 से 30 सेकंड के लिए उबालते हैं और उसको फिर फटाफट से उठा के एकदम ठंडा कर देते हैं। ठीक है, हीट किया फिर फटाफट से ठंडा कर दिया, स्टोर कर दिया, उसको पैस्चराइजेशन बोला था। और इस मिल्क को हम बिना बॉईल करे, यानी पूरा उबाला आने का वेट नहीं करना होता, बिना बॉईल करे भी रख सकते हैं। और जब हम मिल्क उबालते हैं ना, आपने ये भी देखा होगा कि मम्मी ऐसे नहीं कि उबाला, उसको उबाला आया है ना, उबाला आता है तो ऊपर, उसके बाद उसको सीधा फ्रिज में रख दिया, नहीं। वो जब हमने 15 से 30 सेकंड के लिए उबाला था ना, गर्म किया था हल्का सा, तब रखा था हमने। जब उबाला आता है तो फिर हम उसको थोड़ी देर पड़े रहने देते हैं बाहर, पहले बर्तन को ठंडा होने देते हैं कि थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जा तू, फिर रखते हैं। एकदम गरम गरम तपता तपता नहीं रखते हैं हम फ्रिज में। ये एक बार मम्मी से पूछना, मम्मा क्यों करते हैं, क्या होता है ना, मम्मियों का दिमाग खाना थोड़ा सा इस बारे में। अच्छा, आपने ये देखा है कि जब हम बाहर
चिप्स लेने जाते हैं, चिप्स तो ऑब्वियसली देखें और सबकी एक ही कंप्लेंट होती है, चिप्स इतने से होते हैं, हवा इतनी सारी भर रखी होती है, क्यों भरते हैं ये हवा, चिप्स दे दो यार। क्यों होती है वो हवा? ताकि वो जो आपके चिप्स हैं वो सिल ना जाए, वो खराब ना हो जाए, इसलिए होती है वो हवा। तो स्टोरेज और पैकेजिंग में जो ऐसे हमारे पैकेट फ्रूट्स होते हैं, पैकेट्स जो भी सामान होता है, चिप्स हो गए, नमकीनें हो गई, जो भी पैकेजिंग में आ रहा है उस सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें हवा डाली जाती है। वो हवा क्या है? These days, dry fruits and even vegetables are sold in sealed airtight packets to prevent attack of microbes. Do you know why our chips do not get contaminated? क्यों नहीं होते भाई हमारे चिप्स? क्योंकि उसमें क्या है? हवा है। अब वो हवा कौन सी है ये आप सर्च करके बताओगे मुझे। We have already learned about rhizobium in early classes में हम rhizobium पीछे पढ़कर आए हैं, मैं फिर से नहीं करूंगी रिपीट। वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्स करता है ना। राइजोबियम रूट्स में रहता है, ये भी हमने पढ़ लिया। और इस रिलेशनशिप को जिसमें वो एक उसको कह रहा है भाई मैं तेरा साथी, तू मेरा साथी, मैं तुझे शेल्टर दूंगा, तू मुझे नाइट्रोजन दियो, इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक। एक का फायदा उसका ही फायदा, दोनों का फायदा, एक तीर से दो निशान लग रहे हैं, दोनों का फायदा हो रहा है। वो उसको रहने की जगह मिल रही है, उसको नाइट्रोजन मिल रहा है प्लांट को, और बल्ले बल्ले हो गई है। तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये आपका वन लाइन आंसर में आ जाता है कि एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, फर्मेंटेशन, ये सारी चीजें। ठीक है, लास्ट टॉपिक पक्का प्रॉमिस, लास्ट टॉपिक, इसके बाद खत्म। इतना नाइट्रोजन के बारे में पढ़ लिया, इतना ज्यादा, इसकी साइकिल भी देख लेते हैं अब। बस बस साइकिल देख लो, खत्म हो गया। और ये साइकिल मैं बता रही हूँ पेपर में आएगी आएगी, आपको ड्रॉ करके आ जानी है साइकिल। हल्का हल्का सा एक्सप्लेन कर देता है जितना मैंने लिखा है, नंबर अपने हो गए जी। आर एटमोस्फेयर हैज 78% नाइट्रोजन गैस। हमारे एटमोस्फेयर में जो हवा है उसमें 78% सिर्फ नाइट्रोजन है। भाई साहब इतनी सारी सिर्फ नाइट्रोजन है, हमें तो लगा ऑक्सीजन ज्यादा होगी, हम तो ऑक्सीजन ले रहे हैं, है ना। इंसान बेटे है ही सेल्फिश, उनको लगता है जो हमारी जरूरत है ना वही सबसे ज्यादा होना चाहिए दुनिया में। ऐसा नहीं है, नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये हमें क्या देता है? प्रोटीन्स देता है, क्लोरोफिल देता है, न्यूक्लिक एसिड देता है, विटामिन देता है। द एटमोस्फेयर एक नाइट्रोजन कैन नॉट बी डायरेक्टली टेकन बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स ना उसको डायरेक्टली नहीं ले सकते, आपको तो पता ही है। प्लांट्स की नोड्यूल्स में कौन रहता है? राइजोबियम। और कौन रहता है? साइनोबैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्स। वो डायरेक्ट नहीं ले पा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड तो वो डायरेक्ट ले रहा है, ये नहीं ले पा रहा है प्लांट। एनिमल्स भी हम डायरेक्टली नहीं ले पाते। सर्टेन बैक्टीरिया जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, ये मैंने आपको बताया सॉइल में होते ही हैं। नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स। प्लांट के जो प्रोटीन्स वगैरह पड़ते हैं, जो नाइट्रोजन वो यूज करते हैं, उससे वो प्रोटीन बनाते हैं। वो जो प्लांट्स ने प्रोटीन वाला कुछ खाना बनाया है, जैसे फ्रूट्स बना दिए, कुछ बना दिए, वो हम लोग खाते हैं तो हमारे अंदर भी आ जाता है नाइट्रोजन, है ना। तो कहते हैं ना ये विटामिन होता है इस फ्रूट में, खाया करो, कैरेट खाया करो, एप्पल खाया करो, उसमें विटामिन होता है, उसमें प्रोटीन होता है। कहाँ से आता है विटामिन प्रोटीन? यहाँ से आ रहा है नाइट्रोजन से। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स। अब गाय हो गई, है ना, और हमारी क्या हो गई, गोट हो गई, शीप हो गई, ये क्या करते हैं? ये घास खाते हैं। जो घास खा रहे हैं वो डायरेक्ट, प्लांट होता है ना घास भी, वो खा रहे हैं तो उनमें डायरेक्टली आ जा रहा है नाइट्रोजन। व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, bacteria and fungi present in soil convert nitrogenous waste into compounds to be used by plants. अब प्लांट एनिमल कोई मर गया, क्या होगा मर गया तो? उस पे अगेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएंगे, अपना ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन करेंगे आके, उसको मिट्टी से में मिला देंगे, है ना, गायब हो जाएगा उसका शरीर, बॉडी। अब क्या हो जाएगा? जो मिट्टी में मिल गया वो क्या मिला? उसके अंदर जितना सारा नाइट्रोजन प्रोटीन था वो सारा मिट्टी में चला गया। मिट्टी से दोबारा प्लांट उसको यूज करेगा, जब हमारा साइनोबैक्टीरिया राइजोबियम आके उसको फिक्स करेगा प्लांट के अंदर, फिर वापस फ्रूट बनेगा, फिर कोई और खाएगा। यही साइकिल चलती रहेगी। यही साइकिल थी। यहाँ पे इमेज आ गई इसकी, कितनी इजी है। ये देखो, हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, प्लांट से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, ठीक है, नाइट्रोजन थी, उसकी न्यूट्रिफिकेशन हुई, नाइट्रोजन देखो जो है हमारी वो क्या बन गई? अब NO2 बन चुकी है। ये ना हमारी सॉइल के अंदर ही चल रहा है ये, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या हुआ? हमारा ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है NO NOH3 में होता है, ठीक है बच्चा। देखो
जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो NH3 की फॉर्म में, ये केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, ये आपको आगे अच्छे से पढ़ाए जाएंगे, अभी आप याद कर लो। NH3 की फॉर्म में, जैसे हमें पता है ना H2O पानी का होता है, O2 ऑक्सीजन का होता है, ऐसी नाइट्रोजन जो हमारी एटमॉस्फेयर में है वो N2 में होती है। उसके बाद जो हमारी सॉइल में आ जाती है वो NH3 में होती है। फिर वो NH3 वाली जो है वो कन्वर्ट होती रहती है। कैसे कन्वर्ट होती है? जो NH3 वाली है और जो एनिमल से डिकम्पोज होके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जरिए और सॉइल में मिक्स होके आ रही है, वो NH+4+ होती है, वो मिक्स होके NO2 बना देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है एक सॉइल में, वो उसकी नाइट्रिफिकेशन करके इसको NO2 बना देते हैं, और वो धीरे धीरे फिर और नाइट्रिफिकेशन होती है उसकी और वो NO3 बन जाती है। सॉइल में और भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो वो ये नाइट्रिफिकेशन कर रहे होते हैं अंदर, कि हमने NO2 हवा से ली, हमने उसको सॉइल में जब फिक्स किया तो NH3 की फॉर्म में फिक्स किया बैक्टीरिया ने, है ना, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ने, उसकी नाइट्रिफिकेशन करके उसको हमारे डिकम्पोज वाला भी जो आया साथ में उससे मिला मुलू के NO2 बनाया, फिर और नाइट्रीफाई करके उसको NO3 बनाया, अब वो हमारा एसिमिलेट होके ऊपर चला गया, प्लांट ने यूज कर लिया। ठीक है, प्लांट ने जो यूज किया उसको गाय ने अगेन खा लिया, फिर वो अगेन वो डेड होगी, वो वापस नीचे आ जाएगा, सेम प्रोसेस हमारा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यही साइकिल थी और यही आपका चैप्टर था, इसके साथ आपका चैप्टर खत्म। ओह माय गॉड, इतना बड़ा चैप्टर था, हमने ऐसे 2 वीडियोस में इसको कवर कर लिया है और पिछली वीडियो की हमने रिवीजन भी कर ली है। अब तो चक दे फट्टे, चैप्टर पूरा याद हो गया होगा, हो ही जाना चाहिए। और मैंने बीच में जो जो सवाल पूछे हैं सारे आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स में। दूसरी बात, वीडियोस आती रहेंगी इस चैनल पे, आपको पढ़ना है, इसको शेयर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना ही है ना, वो तो समझ आया, लाइक तो करना बनता है। और एक छोटी सी घंटी बनी आएगी जब आप सब्सक्राइब करोगे, उसको प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि न्यू वीडियो आ चुकी है मेंटर्स 10 पे। ओके, बाय बाय, मिलते हैं चैप्टर 3 की वीडियो के साथ वेरी सून। बाय।